दोस्तों आप लोगों का स्वागत है वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, प्रकाश तथा अपवर्तन का अति लघु प्रश्न होने वाला है। इससे पहले बहु विकल्पीय प्रश्न दे चुके हैं, आप लोग चैनल के जाके देख सकते हैं। चलिए अति लघु प्रश्न देखते हैं, बिना उगवाए शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो देखें क्योंकि इससे बढ़ सका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्रश्न पहला क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, प्रश्न पहला है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म बताइए। तो उत्तर है, क्या है उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार मतलब वस्तु के बराबर होता है, अतः आवर्धन का मान 1 सेंटीमीटर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। चौथा देखिए, यह ऊंचाई की मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब से क्या होता है। उत्तर है अवतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसका उत्तर है वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर पर बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 सेंटीमीटर से कम होता है। आइए प्रश्न चौथा देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। तो उत्तर है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसका फोकस f की दोगुनी ही होती है, अर्थात f इजिकल टू मतलब r इजिकल टू f2 होता है या फिर 2f बोल लीजिए। त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आप कैसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न पांचवा, एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र या फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आलेख खींचिए। अठवां में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक अवतल दर्पण की फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आलेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के प्रकृति तथा आकार बताइए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। तो किरण आलेख देखिए यह है, ठीक है, जिसमें कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल है और वस्तु जो होती है वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है, जो इस तरह आती हुई मुख्य फोकस से जाती हुई फिर मुख्य फोकस से आती हुई फिर दर्पण परावर्तन के पश्चात ये अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच कटकर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। ठीक है, जो वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा होता है। ये वास्तविक है प्लस वस्तु से बड़ा है, ये वस्तु है, ये इसकी साइज है और उल्टा है। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्या है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किस ही वस्तु का सीधा प्रतिबिंब मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब यानी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो वस्तु की दर्पण से दूरी परिसर क्या होनी चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा अथवा छोटा है, इस सेम प्रतिबिंब बनने का एक किरण आलेख बनाइए। तो उत्तर है, बिंब को दर्पण से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए, जिससे प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे कि किरण आरेख खींचा गया है। किरण आरेख खींचा गया है, ये है प्रतिबिंब मतलब किरण आरेख। ये अवतल दर्पण है और ये वस्तु रखी है मुख्य फोकस और मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव, जो ध्रुव नहीं केंद्र होता है, तो उसके बीच रखा गया है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो पीछे बनता है। ठीक है, पीछे बनता है वस्तु दर्पण से, जो कि आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है।
आइए प्रश्न 7वां देख लेते हैं। प्रश्न 7वां क्या है? अवतल दर्पण के ध्रुव एक फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आलेख खींचिए। अथवा दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख बताएंगे। तो उत्तर, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तब प्रतिबिंब आभासी तथा आवर्धित होता है, दर्पण के पीछे बनता है। यही क्वेश्चन था ऊपर वाले में भी, यही चीज है ऊपर वाले किरण आरेख, यही फिगर भी है। जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बना है, वस्तु पीछे बनती है दर्पण के, और आभासी होती है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। बस। आइए प्रश्न 8वां देखिए। अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध लिखिए। तो उत्तर, अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में निम्नलिखित संबंध है। ये सूत्र है। ये U से दर्पण की वस्तु की दूरी होता है, V से दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी होती है और F से दर्पण से फोकस दूरी होती है। ये सब चीजें। आइए प्रश्न 9वां देखिए। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण का उपयोग लिखिए। दर्पण जो लगा है उसका उपयोग भी लिखना है। तो उत्तर, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तर दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जा सकता है। ये भी सिंपल सा जवाब था। प्रश्न 10वां। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग बताइए। पहला, किसी कार का अग्र दीप जो हेडलाइट होती है। दूसरा, किसी वाहन का मतलब पीछे देखने के लिए। और तीसरा, सौर भट्टी। अपने उत्तर का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पहला, अवतल दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश का शक्तिशाली किरणपुंज प्रदान करते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण, क्योंकि ये सीधा अपितु छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है। तीसरा, अवतल दर्पण, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को कच्छ क्षेत्र में केंद्रित कर सकते हैं। आइए प्रश्न 11 देखिए। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित स्नेल के नियम को निम्नलिखित तथा समझाइए। तो उत्तर है आपतन कोण की जगह, ठीक है, आपतन कोण की जगह साइन आई होता है, वो अपवर्तन कोण की जगह साइन आर होता है का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। इसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन कहते हैं। अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये प्रश्न 12वां देखिए। एक प्रकाश किरण पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसका बिंब का निर्माण बताइए। तो अथवा प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, अथवा प्रकाशीय केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं। वो बिंदु लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। सिंपल शब्दों में था। प्रश्न 13। यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, मतलब पॉइंट के बाद एक एक करके गिना जाता है, इस तरह नहीं गिना, जैसे कि 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, वो 1.33, ऐसे पॉइंट के बाद आप 33 नहीं बोल सकते हैं, आपको अलग अलग करके बोलना ही पड़ेगा। इसमें ये मैथ का रूल है। इसमें प्रकाश की चाल कितने सबसे अधिक होगी और क्यों? तो उत्तर दिया है, मिट्टी का तेल 1.44, तारपीन का तेल 1.47, जल का 1.33 होता है। तो जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है, अर्थात जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है, उस माध्यम प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। उपरोक्त तीनों माध्यम जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः इसमें जल की ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। ठीक है। आइए 14वां देखिए। चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाएं। तो उत्तर ये देखिए, ये इसका किरण आलेख है और इसमें क्या लिखा है, यदि दोनों लेंसों के मध्य 2f होगी तो प्रथम लेंस से प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा। यह बिंदु L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इससे आप
अपवर्तित किरणें अपवर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो चित्र द्वारा दर्शाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाती हैं। तो एक ऐसे की लेंस है, इससे जब प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात F1 से होके जाएगी, और इससे जब प्रकाश की किरण आएगी वहीं से होके जाएगी, और जब दूसरे लेंस से टकराएगी तो ये अवतल लेंस का काम करेगा, अवतल लेंस में समांतर हो जाएंगी। तो ऐसा एक चीज़ था। आप हो सके तो थ्योरी सब पढ़े होंगे बुक से, तो उसी से रिलेटेड बहुत ईजी था। 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम।